भाई देखिए, लास्ट क्लास में मैंने आपको आर्किमिडीज प्रिंसिपल बताया था। मैंने कहा था भैया कि कोई बॉडी अगर फ्लूइड के अंदर जाती है तो उसके वजन में क्या आती है, कमी आती है। क्या आती है? वो कमी हमेशा उस फ्लूइड के द्वारा डिस्प्लेस किए गए वाटर के वेट के बराबर आता है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर कोई बॉडी फ्लूइड के अंदर जाती है तो फ्लूइड में जाने के बाद उसके वजन में क्या आती है, कमी आती है। क्या आती है? और वो कमी उतनी होती है जितना वो लिक्विड डिस्प्लेस करता है उसके वेट के बराबर। यही है आपका आर्किमिडीज प्रिंसिपल, और इसी को प्रूव करना आउट ऑफ सिलेबस टॉपिक है, लेकिन बहुत ज्यादा जेई वगैरह में पूछा जाता है, इसलिए मैंने करा रखा है। ठीक है, तो भैया क्या कह रहे हैं? इट स्टेट्स दैट व्हेन अ बॉडी इज पार्शियली और होली इमर्ज, आधी या पूरी तरीके से डुबो दी जाती है फ्लूइड के अंदर, तो वो ऊपर की तरफ क्या लगती है, एक्सपीरियंस करती है फोर्स। क्या एक्सपीरियंस करती है? और वो फोर्स उतना ही होता है जितना वो लिक्विड डिस्प्लेस करती है। समझ गया? क्या लिखा हुआ? इट स्टेट्स दैट व्हेन अ बॉडी इज पार्शियली और होली इमर्स्ड इन अ फ्लूइड इट एक्सपीरियंस अपवर्ड थ्रस्ट इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इट। ठीक है, एंड इट्स एंड दिस होना चाहिए, दिस अपवर्ड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द। हाँ ठीक है, बस मेन वही है। ओए, लिखना आपका पूरा ही है, बाकी आपका मेन क्या है, यहां तक है। ये यहां से लेके यहां तक डिस्प्लेस्ड बाय इट। ठीक है, ये है मेन। नहीं अभी लिख लिया ना, ठीक है। मेरी बात सुनिए, ये बॉडी है, ठीक है, ये मैंने बना रखा था। कुछ भी कोई ऐसा क्यूबॉइड लग रहा होगा तो जरूरी नहीं क्यूबॉइड ही हो। ठीक है, ये पानी की सरफेस से कितनी नीचे है? एक्स नीचे है। कितनी है? एक्स नीचे है, तो पानी के मॉलिक्यूल यहां पे टकराएंगे, कितना फोर्स लगाएंगे? और पानी के मॉलिक्यूल नीचे वाली सरफेस में भी टकराएंगे तो कितना फोर्स लगाएंगे? F2। क्या लगाएंगे? F2। ठीक है, अभी ये F1 किसके बराबर होगा? तो आपको पता है भैया, फोर्स जो होता है, फोर्स ऊपर का फोर्स जो होगा वो P1 इंटू में एरिया कितना है इसका, ए, प्रेशर इंटू में एरिया क्या होता है, फोर्स होता है। अच्छा, P1 क्या होगा? तो लिक्विड जो हमने यूज किया ना उसकी डेंसिटी क्या है, रो। क्या है? तो P1 की वैल्यू क्या होगी? हाइट क्या इसकी, x, डेंसिटी क्या है, रो, इंटू में जी इंटू में ए। ये ऊपर से लगने वाला फोर्स की वैल्यू है, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, तो ये हो गया ऊपर से लगने वाला फोर्स। अच्छा देखिए, नीचे से लगने वाला फोर्स क्या होगा? वो होगा आपका F2। क्या होगा? F2 किसके बराबर होगा? P2 इंटू में ए। P2 क्या होगा भैया? नीचे से लगने वाला प्रेशर, और नीचे से लगने वाले प्रेशर की हाइट क्या है? देखिए, लिक्विड की हाइट क्या है नीचे तक, सरफेस से लेके यहां तक की हाइट क्या है? H प्लस एक्स। ये हो गया हाइट। डेंसिटी क्या लिक्विड की, रो, इंटू में जी इंटू में ए। ये क्या हुआ? नीचे से लगने वाला फोर्स आ गया। ठीक है, अब इन दोनों फोर्सेस का डिफरेंस निकाल रहा हूं। क्या निकाल रहा हूं मैं? जब आप डिफरेंस निकालोगे दोनों फोर्सेस का ऊपर नीचे का, तो आएगा F2 माइनस F1। क्या आएगा? इसमें से कॉमन क्या जाएगा? तो भैया देखिए, कॉमन आ रहा है आपका रो जी ए, कॉमन आ गया। ये हो जाएगा H प्लस एक्स माइनस एक्स, ये कैंसिल हो गया, तो रो जी ए एच आ गया। मतलब ऊपर नीचे जो फोर्स लग रहा है इस बॉडी के, उनमें इतना डिफरेंस है। कितना डिफरेंस है? इतना डिफरेंस है। नहीं समझे मेरी बात को? ऊपर से जो फोर्स लग रहा है वो उसको डुबोने की कोशिश कर रहा है, नीचे जो फोर्स लग रहा है वो उसको ऊपर ले आने की कोशिश कर रहा है। दोनों के अंदर मैंने डिफरेंस निकाला तो कितना आ गया? रो जी ए एच, रो जी ए, यानी नीचे वाला फोर्स इतना ज्यादा है। नीचे वाला फोर्स मतलब ऊपर की तरफ लग रहा है। कहां लग रहा है ये? अपवर्ड। क्या लग रहा है? अपवर्ड। कौन लगता है? ब्योंसी। क्या लगती है? ब्योंसी लगती है, जिसको हम बियॉन्ड फोर्स कहते हैं या नॉर्मली अपथ्रस्ट कहते हैं। तो मैंने जो अपथ्रस्ट निकाला वो इतना आया। मुझे यह प्रूफ करना है इस थ्योरम में, प्रिंसिपल में, कि ये जो ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है वो इसके द्वारा डिस्प्लेस किए गया लिक्विड के वेट के बराबर है। ये क्या है भैया? ऊपर लगने वाले और नीचे लगने वाले फोर्सेस के बीच का डिफरेंस आया। नीचे वाला फोर्स ज्यादा था इसलिए ज्यादा, माइनस मैंने कम किया, तो ये जो फोर्स था, जो नीचे से ऊपर की तरफ लग रहा था,
उसका जो फालतू था वो कितना था, रो जी ए एच, ये ऊपर की तरफ लग रहा है। और ये फोर्स हमें ये प्रूव करना है इस प्रिंसिपल में कि इस फोर्स की वैल्यू उतनी ही है जितना इसने लिक्विड डिस्प्लेस किया गया उसके वेट के बराबर। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, वेट ऑफ लिक्विड। क्या निकालना पड़ेगा, वेट ऑफ लिक्विड। लिक्विड लिक्विड डिस्प्लेस बाय बॉडी। बॉडी ने कितना लिक्विड डिस्प्लेस किया गया, ठीक है भैया। तो वेट क्या होता है, मास ऑफ लिक्विड इनटू में जी। वेट तो ये तो ना, मैं किसका वेट निकाल रहा हूं, कौन से लिक्विड का, जो इसने डिस्प्लेस किया है। किसने किया है, इस फ्लो में। मास क्या होता है भैया, वॉल्यूम इनटू में डेंसिटी का। किसके मास निकाल रहा हूं मैं, लिक्विड का, तो इसलिए डेंसिटी किसकी यूज करूंगा, और वॉल्यूम किसका यूज करूंगा। लेकिन लिक्विड का वॉल्यूम किसके बराबर है, बॉडी के, क्योंकि बॉडी ने अपने वॉल्यूम के बराबर ही तो लिक्विड डिस्प्लेस किया गया है। तो ये जो वॉल्यूम है वो किसका होगा, बॉडी का। किसका होगा, डेंसिटी किसकी होगी, क्योंकि मैं किसका मास निकाल रहा हूं, लिक्विड का, इनटू में जी। वॉल्यूम क्या होता है, इस ब्लॉक का वॉल्यूम क्या होगा बताइए। इसकी हाइट क्या है, इसका एरिया क्या है, तो क्या गया, ए एच रो जी। आ गया ना भाई। वेट ऑफ लिक्विड कितना आ गया, वही आ गया जो ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है। तो यही क्या है भैया, प्रूफ ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ठीक है भैया, जो ऊपर का फोर्स और नीचे का फोर्स, नीचे का फोर्स क्या है, ज्यादा, ऊपर का फोर्स कम है, तो नीचे का फोर्स कितना ज्यादा है, इतना ज्यादा है। और ये कितना ज्यादा है, उतना ही ज्यादा है जितना इस बॉडी ने लिक्विड को डिस्प्लेस किया है। समझ गया भैया, ये खत्म हो गया यहाँ पर, ये प्रूफ कर दिया। ठीक है भैया, तो इसका अपरेंट वेट क्या हुआ, एक तो रियल वेट होता है जो एक्चुअल में जमीन पर होता है, एक होता है अपरेंट वेट। क्या होता है, समझ में आया तो भैया, हाँ बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं। एक होता है अपरेंट वेट, रियल वेट क्या होता है, एमजी। लेकिन अगर नीचे से कोई फोर्स लगने लगेगा तो किसी और को मेरा जो, जैसे मान लीजिए आप पानी, आप जमीन पर हो, मार खा के मानेगा क्या, अगले बैच में बैठेगा पूरे 6 बजे तक, ध्यान रखियो। हाँ हाँ चल बैठ, ठीक है। अब जो लेट आएगा ना उसको अगले बैच में बैठा के रखूंगा, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। ध्यान रखना। तो भैया मैंने क्या बोला भैया, ध्यान दीजिए, आपका बाहर वजन क्या है, 600 न्यूटन, क्या है, और आप पानी के अंदर चले गए तो आपका वजन हो गया मान लीजिए 400 न्यूटन। क्या हो गया, तो 400 न्यूटन जो होता है वो आपका एपरेंट वेट होता है। क्या होता है, तो एपरेंट वेट आया कैसे, तो भैया आपको पता है 600 माइनस बियॉन्ड फोर्स। 600 आपका रियल वेट था, बियॉन्सी ने 200 ऊपर लगा दिया, तो कुल वेट कितना आ गया आपका, 400 ऐसे है। तो ध्यान रखना, आपका लिक्विड के अंदर जब भी आपका एपरेंट वेट निकालना है तो ध्यान रखना आपका रियल वेट माइनस बियॉन्ड फोर्स, BUIANT, बियॉन्ड फोर्स। बियॉन्सी के द्वारा जो लगाया जाता है उसे बियॉन्ड फोर्स कहते हैं, आप थ्रस्ट कहते हैं, बहुत सारे नाम है। ठीक है, समझ गए, ये हो गया। एक बार देख लो फटाफट इस डेरिवेशन को, आगे बढ़ते फिर। बस मोटी बुद्धि है, जब नोट्स ही है तो सेव क्या करना, पूरे ही कॉपी करना। तुझे सुबह लिखवाया मैंने सारा का सारा, ये 1.5 घंटे क्लास पढ़ाया, 1.5 घंटे, और 1.5 घंटे का भी तुम्हें कराऊंगा, सुबह 1.5 घंटे पढ़ाता। मैं क्या हो रहा है, नहीं नहीं स्लाइड तो ऐसी होगी ना, पेन पे है। कैसा कैसा बना रखा है, बस सेकंड पेज। अच्छा अच्छा, इसने छोटा बना दिया, इसको बड़ा बनाया। नहीं नहीं ठीक है, इसने इसको छोटा कर दिया इस वाले पेज को। तो आपने क्या निकाला भैया, देखिए सुन लीजिए, ऊपर नीचे, नीचे का फोर्स कितना था, ये था, ठीक है। और ऊपर का फोर्स हमने पहले देख लिया, दोनों फोर्सेस का हमने क्या निकालता है, डिफरेंस निकालता है। क्या है डिफरेंस, इतना, और इसकी डायरेक्शन क्या दी भैया, अपवर्ड। फिर हमने निकाला वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस बाय द बॉडी। क्या निकाला, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस बाय द बॉडी। तो वेट कैसे होगा, वेट होता है मास ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड इनटू में जी, मास ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड में वॉल्यूम किसका आएगा, ब्लॉक का, डेंसिटी किसकी आएगी, इनटू में सारी डाले, तो भैया ये क्या आ गया, वेट ऑफ द लिक्विड आया इतना, दोनों सेम है, हेंस प्रूफ।
ठीक है, तो प्रूफ हो गया भैया। और एपरेंट वेट आपको बता दिया भैया कि नोट में एपरेंट वेट ऑफ द बॉडी क्या है भैया, एपरेंट वेट क्या है भैया, तो आपका जो एपरेंट वेट अगर निकालना बॉडी का, तो रियल वेट जो कि जमीन पर है और माइनस जो ब्योंसी लग रही है, दोनों को माइनस कर दो, आपका एपरेंट वेट आ जाएगा। ठीक है भैया, अगला टॉपिक है आपका लॉ ऑफ फ्लोटेशन। क्या है ये भी आउट ऑफ सिलेबस है। ठीक है, ये क्या हो रहा है यार, ये सही पीडीएफ नहीं बनाई इनने। देखिए लॉ ऑफ फ्लोटेशन क्या कहता है भैया, सिंपल सा, इधर देख ले बहन, वहां नहीं लिखा हुआ। देखिए जब आप वो होली के टाइम में जो गुब्बारे होते हैं, जब गुब्बारे के अंदर हवा भरी होती है, तो वो गुब्बारा पानी के ऊपर क्या होता है, फ्लोट करता है, डूबता नहीं है, बिल्कुल भी 1 इंच भी नीचे नहीं जाता। रीजन क्या है, क्योंकि जो पानी है जिसमें वो तैर रहा है और जो उसके अंदर भरा पड़ा है एयर, उस एयर की डेंसिटी उस पानी से क्या है, बहुत कम है, वो तो तैरता रहेगा। ये दूसरा कंसेप्ट देखिए, इसका दूसरा कंसेप्ट है, कंसेप्ट वही है लेकिन कहने का तरीका अलग है। अगर कोई बॉडी डूबती है तो अपने वेट के, अपने वॉल्यूम के बराबर का लिक्विड डिस्प्लेस करती है। क्या करती है, अपने वॉल्यूम के बराबर का लिक्विड डिस्प्लेस करती है। उस लिक्विड का कुछ वेट होता है, उसी वेट के बराबर कहां लगता है, ऊपर की तरफ फोर्स लगता है, जिसको हम ब्योंसी कहते हैं। पहले केस में जब गुब्बारे के अंदर केवल हवा भरी थी, तो गुब्बारे का वॉल्यूम तो बहुत ज्यादा था, लेकिन उसका वेट क्या था, बहुत कम था। उसका वेट क्या था, लेकिन जो डिस्प्लेस किया गया पानी है उसका वेट क्या होगा, ज्यादा होगा। गुब्बारे के वेट से ज्यादा होगा तो उसके द्वारा लगाया गया फोर्स भी क्या होगा, यदि ऊपर की तरफ फोर्स ज्यादा लग रहा है और गुब्बारे का वेट क्या है, कम है, तो गुब्बारा कभी डूबने वाला नहीं है। ठीक है भैया, तो ये वेट का कंसेप्ट हो गया। बाकी डेंसिटी का कंसेप्ट ये होता है कि लोअर डेंसिटी वाली चीज हाईयर डेंसिटी वाली चीज के ऊपर क्या होती है, तैरती है। आप लोहे का ब्लॉक लीजिए, ठीक है, मरकरी के अंदर डाल दीजिए, लोहे का ब्लॉक ऐसे तैरता रहेगा। ठीक है, रीजन क्या है, क्योंकि मरकरी की डेंसिटी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, और लोहे की ब्लॉक की डेंसिटी उससे कम होती है। एक ईंट लो, ईंट आपके पानी में डूब जाती है, सब देखना, सबने देखा होगा, लेकिन ईंट को मरकरी में डाल दोगे तो डूबेगा नहीं, वो तैरता रहेगा ऐसे। रीजन क्या है, ईंट की डेंसिटी बहुत कम है, डेंसिटी का लोचा। लेकिन अगर मैं वेट का कंसेप्ट लूं तो वेट से ही डेंसिटी वाला टर्म आई है, लेकिन डेंसिटी वाली टर्म को समझना थोड़ा इजी है, लेकिन बुक में डेंसिटी की टर्म में नहीं दिया हुआ, सीधा वेट की टर्म में। क्या है भैया, सुन लीजिए, कौन सी बॉडी तैरेगी, जिसके द्वारा डिस्प्लेस किया गया लिक्विड उसके वेट से क्या होगा, ज्यादा होगा, वो तैरेगी। जिसके द्वारा डिस्प्लेस किया गया लिक्विड उसके वेट से कम होगा, वो क्या होगी, डूब जाएगी। समझ गए भैया, लॉ ऑफ फ्लोटेशन यही कहता है भैया, क्या कहता है, the law of flotation states that a body will float in the fluid if the weight of the liquid displaced by the immersed part of the body is equal or greater than the weight of the body। कह रहा है जो बॉडी डूबी है ना, उसके द्वारा डिस्प्लेस किया गया लिक्विड के वेट से अगर बॉडी का वेट ज्यादा है तो बॉडी डूब जाएगी, और अगर जो डिस्प्लेस किया गया लिक्विड है उसके वेट से बॉडी का वेट क्या है भैया, कम है, तो बॉडी क्या होगी, तैरेगी। अब देखिए यहाँ पर मैंने 2 टर्म लिया है, यहाँ पर लिया है, एक लिया भैया डब्ल्यू, डब्ल्यू क्या है, वेट ऑफ द बॉडी है, और यू क्या है भैया, अपथ्रस्ट है। क्या है ये, अपथ्रस्ट मतलब ब्योंसी है। अब इस केस में वेट ज्यादा, अपथ्रस्ट क्या है, कम है। अपथ्रस्ट कम होने का मतलब क्या है, तो बता, अपथ्रस्ट कम है वेट से, मतलब क्या है इसका, बॉडी के द्वारा डिस्प्लेस किया गया लिक्विड का वेट क्या था, बॉडी के एक्चुअल वेट से, तो इसलिए अपथ्रस्ट भी क्या होगा, कम होगा, बॉडी क्या होगी, डूब जाएगी। इस केस में भैया क्या है, दोनों बराबर है। क्या है, अब ये केस कब आता है, तो भैया जब गुब्बारे के अंदर आप पानी भर दो, प्योर पानी, जिस गुब्बारे का पानी के अंदर डाल लेना वही पानी डाल दो, तो आप देखोगे कि गुब्बारा क्या होता है, बॉटम पे नहीं जाता ना, सरफेस पे रहता है, सरफेस के नीचे हो जाता है, बीच में रहता है, डूबता नहीं हो गुब्बारा। तो उस केस में बलून का वेट और उसके द्वारा डिस्प्लेस किए गए लिक्विड का वेट दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। उस केस में बॉडी क्या होती है, पार्शली इमर्ज या पार्शली फ्लोट करती है, आप कह सकते हो उसको। ठीक है, अब देखिए इस केस में क्या होगा, बॉडी का वेट कम है और नीचे लगने वाला थ्रस्ट क्या है। अब इसका मतलब क्या है कि बॉडी के द्वारा डिस्प्लेस किए गए लिक्विड का वजन क्या है, बॉडी के वेट से ज्यादा है, तभी बॉडी क्या हो रही है, आपकी तैर रही है। समझ गए भैया, तो तीनों केस है, इन तीनों केस को आपको ध्यान रखना है। ठीक है भैया, पहला केस जब आपकी बॉडी का वेट ज्यादा होगा और अब थ्रस्ट क्या होगा, कम होगा, तो बॉडी क्या होगी, डूब जाएगी। मैं यहाँ पे डेंसिटी की टर्म में बताऊं तो भैया ध्यान रखना, किसकी डेंसिटी याद होगी, लिक्विड की या बॉडी की, बॉडी की, क्योंकि बॉडी डूब चुकी है।
ठीक है भैया। इस केस में दोनों की डेंसिटी क्या होगी, बराबर होगी। या हम कह सकते हैं कि बॉडी का वेट और डिस्प्लेस किया गया लिक्विड का वेट दोनों आपस में क्या है, बराबर है। बॉडी यहाँ पे क्या होगी, पार्शियली फ्लोट करेगी। इस केस में फुली फ्लोट कर रही है, क्या कर रही है, तो इस केस में बॉडी का वेट कम होगा और नीचे से लगने वाला थ्रस्ट क्या होगा, ज्यादा होगा। इस केस में बॉडी क्या होगी आपकी, तैरती रहेगी। समझ गया भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है। बहुत प्यारा टॉपिक था, ठीक है, अच्छा टॉपिक है, समझ में भी आता है एक बारी में, इसलिए मैंने कहा कि क्यों छुड़वाऊं भाई, करवा ही देता हूँ पूरा। ठीक है, ठीक है, पेज आ गया अगला, क्या नाम, उसी के बाद है नहीं। अरे यार ये तो सौम्या को ये सब चीजें बिल्कुल एकदम अच्छी लगती है, लेकिन पढ़ाई, पढ़ाई में बोल दो इसको जहर पिला दो इसको, यही है, यही है, यही है, यही है। देखिए भैया, थर्ड पेज है ना, हाँ देखिए, देखिए मॉलिक्यूलर लेवल पे दो फोर्स लगते हैं। एक फोर्स होता है एडहेसिव, एडहेसिव, और दूसरा होता है कोहेसिव। समझ लीजिए भैया, ध्यान दीजिए। हाइड्रोस्टैटिक का पार्ट सेकंड चल रहा है, पार्ट फर्स्ट खत्म हो गया आपका हाइड्रोस्टैटिक। कोहेसिव फोर्स क्या होता है भैया, ठीक है, ठीक है, आप थूको तो थूक के बीच में, थूक के मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला फोर्स क्या होगा, कोहेसिव। थूक के मॉलिक्यूल्स क्या एक ही टाइप के, तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स क्या कहलाएगा, कोहेसिव। लेकिन अगर थूक दीवार पे फेंक दो तो दीवार से चिपक जाएगा, दीवार के मॉलिक्यूल और थूक के मॉलिक्यूल के अलग अलग है, तो इस टाइप के फोर्स को हम क्या कहेंगे, एडहेसिव। क्या कहते हैं, कोहेसिव सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला फोर्स, और कोहेसिव नहीं, एडहेसिव डिफरेंट टाइप में, कोहेसिव सेम टाइप, यही लिखा हुआ है। डिफरेंट टाइप एडहेसिव, हाँ तो वही तो बोल रहा हूँ, कोहेसिव द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस, सेम सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाले फोर्स को कोहेसिव कहते हैं। मॉलिक्यूलर फोर्स की बात हो रही है। सॉलिड हैव डेफिनेट शेप, ये कुर्सी अपनी डेफिनेट शेप में है, कोई भी चीज अपनी डेफिनेट शेप में है, तो इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में कोहेसिव फोर्स क्या ज्यादा है, इसलिए वो अपनी डेफिनेट फोर्स में है, ठीक है। एंड देयर साइड ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ कोहेशन, ठीक है, अमंग देयर मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल्स के बीच में लगे। समझ गए। अब आता है भैया एडहेसिव फोर्स, क्या आता है, तो ये फोर्स किसके बीच में लगता है, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस के। समझ गए भैया। एग्जांपल में वाटर वेट दी वॉल, जब पानी फेंकोगे दीवार के ऊपर तो पानी क्या करता है, दीवार को भिगा देता है। इसका मतलब पानी का खुद के साथ कोहेसिव फोर्स क्या है, कम है, और दीवार के साथ एडहेसिव फोर्स क्या है, अगर खुद के साथ ज्यादा होता तो दीवार के साथ नहीं चिपकता, अपने मॉलिक्यूल्स के साथ आके नीचे सिमट जाता और दीवार गीली नहीं होती। अब देखिए ग्लास एकदम एक काम करो, जमीन पर क्या करो, तेल, सरसों का तेल लगा दो और पानी फेंको, तो आपकी जो मतलब फर्श है या फिर कोई भी चीज है जिसपे आपने तेल लगा रखा है, वो भीगता नहीं है। रीजन क्या पता है, क्योंकि भैया पानी जो है उसका क्या है, अपने मॉलिक्यूल्स के साथ कोहेसिव फोर्स क्या हो गया, ज्यादा हो गया, उसके साथ जिसमें ऑयल लगा हुआ उसके साथ क्या हुआ, कोहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स कम हो गया। अब देखिए समझ गए भैया, तो कौन सी चीज किसको वेट करती है, अगर कोई चीज वेट कर रही है तो उसका मतलब एडहेसिव फोर्स क्या है, ज्यादा है, और कोई चीज वेट नहीं कर रही इसका मतलब उसके अंदर कोहेसिव नेचर क्या है, ज्यादा है। समझ गए भैया। मरकरी देखा, मरकरी, मरकरी को दीवार पे फेंक दो, कहीं फेंक दो, वो कभी किसी चीज को वेट नहीं करता, इसका मतलब उसका कोहेसिव नेचर क्या है, उसके अंदर ज्यादा है। एडहेसिव नेचर क्या है उसके अंदर, दूसरे के साथ चिपकना नहीं चाहता, अपने साथ ही चिपक जाता है। ठीक है भैया, यहाँ पर वही लिखा हुआ एग्जांपल, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, आगे बढ़ो। कितना प्यारा चैप्टर है, सोचो। कोहेसिव, एडहेसिव, मॉलिक्यूलर रेंज, ठीक है भैया। देखो थ्योरी थी इसलिए मैं पीडीएफ से पढ़ा रहा हूँ, वरना कैलकुलेशन तो मैं ही करा देता हूँ। ठीक है भैया, कह रहा भैया मॉलिक्यूलर रेंज क्या है भैया, मॉलिक्यूलर रेंज क्या होती है, तो भैया देखिए एक मॉलिक्यूल पड़ा हुआ है, वो अपने आसपास के मॉलिक्यूल्स को क्या करता है, अपनी तरफ खींचता है, ताकि उनके साथ क्या करे, बॉन्ड बनाए, ठीक है, और बॉडी का स्ट्रक्चर मेंटेन रह पाए, है ना। अपने स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए कोई मॉलिक्यूल आसपास के मॉलिक्यूल पे क्या लगाता है, फोर्स लगाता है, क्या लगाता है,
जिस मैक्सिमम लिमिट तक वो फोर्स लगाता है वही उसकी क्या होती है, रेंज होती है। क्या होती है? तो मॉलिक्यूलर रेंज क्या होता है भैया? एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को जिस मैक्सिमम डिस्टेंस तक खींच पाता है उसी को हम उसके क्या कहते हैं भैया, रेंज कहते हैं। ये करीबन 1 नैनोमीटर यानी 10⁻⁹ मीटर के आसपास होती है। अलग अलग मॉलिक्यूल के लिए ये चीज अलग अलग हो सकती है। ठीक है, चलो फिर आता है भैया स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। क्या आता है? अब ये स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस क्या भला आ गई? तो भैया देखिए, एक मॉलिक्यूल है, क्या है ये मॉलिक्यूल है। तो ये अपने आसपास के, देखिए इस रेंज में, मान लीजिए रेडियस है, क्या ये रेंज है इसकी, तो इस रेंज में आने वाले सारे मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ खींचेगा, खींचेगा नहीं खींचेगा? इस रेंज में आने वाले, इस रेंज का जो भी, रेंज से क्या बनता है, स्फीयर, रेंज से क्या बनता है, तो स्फीयर के अंदर आने जितने भी मॉलिक्यूल आ रहे हैं सबको अपनी तरफ क्या करेगा, खींचेगा, क्योंकि सब इसकी रेंज के अंदर है, सब इसकी रेंज के अंदर है। अब मैं बता रहा हूं, एक एग्जांपल देता हूं, मैं यहां से 4 मीटर वाले बंदे को अपनी तरफ खींच सकता हूं, तो 4 मीटर वो कहीं पे भी रहता, हम वहीं से खींचूंगा ना। अब कहीं पर भी रहने का मतलब क्या बन गया, स्फीयर। क्या कहीं पे रहने का मतलब क्या बन गया? तो जो स्फीयर बनता है एक मॉलिक्यूल का, जिस स्फीयर के अंदर आने वाली सारी चीजों को खींच सकता है, उसी को हम क्या कहते हैं, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। स्फीयर ऑफ, अगर मैं कहूंगा मेरी आवाज सीधे में 2 किलोमीटर जाती है तो पीछे भी 2 किलोमीटर जाएगी, दाएं भी बाएं भी, ऊपर भी नीचे भी, हर जगह, तो क्या बनेगा, समझ गए भैया? एक मॉलिक्यूल उस स्फीयर के अंदर आने वाली सारी चीजों को खींचता है, और उस स्फीयर की रेडियस क्या होती है, रेंज के बराबर, रेंज के बराबर। और रेंज के सेंटर पर कौन होता है, उस स्फीयर के सेंटर पर कौन होता है, मॉलिक्यूल। कौन होता है? जो खींच रहा होता है दूसरे मॉलिक्यूल्स को, जिसकी रेंज की बात हो रही है। समझ गए भैया? थोड़ा ये थ्योरेटिकल चैप्टर, यहाँ से थ्योरेटिकल है, थोड़ा अच्छा चैप्टर है। आगे अगली क्लास में बहुत खतरनाक चीजें, अगली क्लास में डेरिवेशन आएंगी। ठीक है, समझ गया? अब सोचो यहां तक पहुंचने में मेरे को इतना टाइम लगा, अभी आप जाना नहीं है, लिखना है, इसको खत्म करा दूंगा मैं इसे। हाँ, कोई नवाब नहीं बनेगा और किसी को जाने नहीं दूंगा पहले बगैर लिखे, कोई भी हो, चाहे लड़का लड़की। फिर आता भैया, सुन लीजिए, कह रहा भैया सरफेस फिल्म। क्या कह रहा है? देखिए भैया, कोई भी फ्लूइड होता है, सुन ले सुअर, कोई लिक्विड होगा, कोई भी लिक्विड होगा, ठीक है? तो लिक्विड जो होता है ना, उसके टॉप पर आपने देखा होगा पानी, देखा पानी, देखा पानी, ठीक है? तो पानी की सरफेस पे क्या होता है, मच्छर बैठ जाता है। क्या होता है? पानी की सरफेस तो लिक्विड होती है ना, तो वो तो बैठना ही चाहिए, लेकिन फिर भी मच्छर बैठ जाता है। रीजन क्या है? उस सरफेस पे एक लेयर बनती है। क्या बनती है? जो उस मच्छर के वेट को क्या करती है, सह लेती है, उसको सपोर्ट कर लेती है। ठीक है, लिक्विड की इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं भैया, सरफेस टेंशन कहते हैं। और उस लेयर को हम कहते हैं सरफेस फिल्म। क्या कहते हैं भैया? और उस सरफेस फिल्म की थिकनेस क्या होती है, मॉलिक्यूल के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस के बराबर। मॉलिक्यूल का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस जितना होता है उसी की क्या होती है, उसकी थिकनेस होती है। ठीक है, टॉप फिल्म किसकी, लिक्विड के ऊपर की टॉप फिल्म। ठीक है भैया, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं भैया, सरफेस फिल्म कहते हैं। यही लिखा हुआ है, अ थिन फिल्म ऑफ लिक्विड नियर इट्स सरफेस हैविंग द थिकनेस इक्वल टू द मॉलिक्यूलर रेंज, फॉर दैट लिक्विड इज कॉल्ड सरफेस फिल्म। और लेंथ क्या होती है भैया, डायमीटर ऑफ स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस के बराबर होती है। स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस अगर इतना बड़ा है तो उसकी थिकनेस भी क्या होगी, इतनी होगी। लेकिन ऐसे में दिखा रहा हूं मैं, बाकी तो माइक्रो नैनोमीटर में होती है। रेंज देखो ना, 1 नैनोमीटर बहुत कम है। समझ गया भाई? चलो, सरफेस टेंशन आ गया भैया, बहुत खास टॉपिक है, बहुत खास, क्योंकि जो हाइड्रोस्टैटिक पार्ट 2 है ना, वो पूरे का पूरे सरफेस टेंशन बेस्ड है, पूरा का पूरा। बहुत डेरिवेशन, 5 डेरिवेशन है। ठीक है, सारा का सारा सरफेस टेंशन है। ठीक है, ध्यान दीजिए, होता क्या है भैया सरफेस टेंशन। तो देखिए भैया, कोई भी फ्लूइड होता है, मैं बता देता हूं आपको, ब्रह्मांड में, चलो मैं ब्रह्मांड छोड़ो, 1 किलो मिट्टी का ढेला लो, क्या लो, उसमें डालो पानी। क्या डालो? पानी डाल करके उसको आटे की तरह गूंद दो उसको। ठीक है, और उस 1 किलो से पहले बनाओ क्यूब। क्या बनाओ? फिर कुछ और बनाओ, फिर कुछ और बनाओ, फिर कुछ और बनाओ, फिर कुछ और बनाओ, और लास्ट में बना दो स्फीयर। मतलब बना के उसका सरफेस एरिया नाप के तोड़ दो, दूसरी चीज बनाओ। समझ गया? ऐसी आपने 6-7 आकृति बनाई, और 6-7 आकृति बना करके सबका सरफेस एरिया नापा, फिर तोड़ के दूसरी आकृति बनाई। आप देखोगे उसी चीज का, उसी वॉल्यूम का सबसे कम सरफेस एरिया आता है आपका स्फीयर का। किसका आता है? अब इससे स्फीयर क्यों आ रहा है, स्फीयर का सरफेस एरिया, मैं स्फीयर क्यों बना रहा हूं? आप एक चीज बड़ी कॉमन देखोगे इस ब्रह्मांड में, कि हर चीज जो फ्री रहती है,
वो क्या होती है, स्फेरिकल शेप की होती है हमेशा। जो चीज फ्री है वो स्फेरिकल शेप की है। क्यों, तो भी रुक जाएगा, आंसर मिल जाएगा थोड़ी देर बाद, ठीक है। रीजन क्या है, जो स्फीयर होता है उसका सरफेस एरिया क्या होता है, सबसे कम होता है। क्या होता है, अच्छा जब एरिया ही कम है तो सरफेस में मॉलिक्यूल क्या होंगे, कम होंगे। और सरफेस के मॉलिक्यूल्स की एनर्जी क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। आपको बता देता हूं अभी क्यों ज्यादा होती है, आपको पता लग जाएगा, ठीक है। सरफेस में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी एनर्जी क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। और जब सरफेस पे मॉलिक्यूल्स की एनर्जी ज्यादा होगी तो स्टेबिलिटी क्या होगी उस बॉडी की, कम हो जाएगी। स्टेबिलिटी क्या होगी, इसीलिए ब्रह्मांड की हर चीज अपने आप को कैसे बनाती है, स्फेरिकल। क्या बनाती है, क्योंकि स्फेयर का सरफेस एरिया कम, सरफेस मॉलिक्यूल। रैप्टा मारेगा 6.5, तेरे घर को 100 गज से 50 गज कर दूं, 4 बंदे 10 बंदे रहेंगे, बकवास कर रहा है। सरफेस एरिया कम, सरफेस मॉलिक्यूल, सरफेस मॉलिक्यूल फिर ज्यादा बोल रहा है, कम बोले मैंने। कम। और सरफेस में मॉलिक्यूल कम तो एनर्जी यार आप कम ज्यादा में कंफ्यूज करवा दे। मैं कह रहा हूं कोई चीज स्टेबल जब भी रहती है सरफेस पे एनर्जी क्या रहती है, कम रहती है। स्फीयर का सरफेस एरिया, सरफेस मॉलिक्यूल, सरफेस में एनर्जी, स्टेबिलिटी ज्यादा। समझ गया भैया। इसीलिए हर बॉडी अपने आप को कैसा बनाने के प्रयास करती है, सबसे ज्यादा लिक्विड, क्योंकि लिक्विड अपने आप को बड़ी जल्दी से, उसके मॉलिक्यूल क्या करते हैं, रैंडम होते हैं, बहुत ज्यादा बहुत तगड़ा बॉन्ड नहीं होता तो जल्दी से अपनी शेप को कैसे कर लेते हैं, स्फेरिकल। एक बूंद लो, ऐसा 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 टपका दो उसे ऐसे, ठीक है, नीचे गिरते गिरते कैसे हो जाएगी, स्फेरिकल। आपने बनाया क्या स्फेरिकल, अपने आप बन गई है ड्यू टू सरफेस टेंशन। लेकिन अब एक चीज और देखो कि बड़ी बूंद का साइज स्फेरिकल नहीं होता, शेप स्फेरिकल नहीं होती, वो थोड़ी ऐसी होती है, ऐसी, ठीक है। अब ऐसी क्यों होती है, तो भैया देखिए ग्रेविटी नाम की चीज होती है। ग्रेविटी उसकी शेप को क्या करती है, डिस्टॉर्ट कर देती है। क्या करती है, ग्रेविटी नीचे खींचती है, इसलिए उसकी शेप क्या होती है भैया, स्फेरिकल नहीं बन पाती। छोटी ड्रॉप रहेगी, मास कम रहेगा, ग्रेविटी का इफेक्ट क्या होता है, कम होता है। ग्रेविटी का इफेक्ट कम है तो सरफेस टेंशन का इफेक्ट क्या होगा, ज्यादा होगा, और उसकी सरफेस कैसे रहेगी, स्फेरिकल रहेगी, ठीक है। लेकिन जैसे ग्रेविटी का इफेक्ट आता है, बड़ी साइज में ग्रेविटी का इफेक्ट क्या होता है, ज्यादा होता है, ग्रेविटी वाला फोर्स ज्यादा, और फोर्स ये ज्यादा जो ये चीज जो करता है ना तू, वो मैं सब जानता हूँ। हाँ अभी एक रैप्टा मार दिया ना, 6 नंबर एक साथ बढ़ेगा तेरे चश्मे का, 3 इसका 3 इसका, मुझे मत सिखा, ठीक है। समझ गए भैया, समझे मेरी बात को। तो कोई बॉडी स्फेरिकल क्यों रहती है। अब बात करता हूँ लिक्विड की, ठीक है भैया। लिक्विड को कौन स्फेरिकल करता है, तो भैया लिक्विड को देखिए भैया, अगर किसी चीज को स्फेरिकल करना है तो उसके चारों ओर से क्या लगना चाहिए, फोर्स लगना चाहिए। क्या लगना चाहिए, अगर एक साइड से फोर्स लगेगा ना तो बॉडी कभी स्फेरिकल नहीं बन सकती। अब जब लड्डू बनाती है चारों ओर से फोर्स लगाएगी तभी तो बनेगा स्फेयर। यानी अगर स्फेरिकल बॉडी चाहिए तो आपको क्या चाहिए, चारों ओर से फोर्स चाहिए। तो इसीलिए जो फ्री सरफेस होती है लिक्विड की, फ्री सरफेस मतलब जो किसी कॉन्टेक्ट में, तो वहां से एक फोर्स लगता है ताकि उसके सरफेस एरिया क्या किया जाए, कम किया जाए। क्या किया जाए, कम होगी, क्या होगा, सरफेस पे एरिया मॉलिक्यूल की संख्या क्या होगी, कम। सरफेस मॉलिक्यूल की संख्या कम होगी तो क्या होगी, एनर्जी, स्टेबिलिटी। इसीलिए भैया सरफेस पे एक टेंशन लगता है। क्या लगता है, बोले तो फोर्स, बोले तो फोर्स। उसी फोर्स को हम क्या कहते हैं भैया, सरफेस। उस फोर्स पर यूनिट लेंथ को हम क्या कहते हैं, सरफेस टेंशन। समझ में आ गया। अब इसकी मॉलिक्यूलर थ्योरी पढ़ेंगे कैसे क्यों लगता है। तो लिखा है इट इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड एट रेस्ट। कैसी होनी चाहिए, बहते हुए पानी में मच्छर को बैठे नहीं देखा होगा, रुके हुए पानी में देखा होगा, क्योंकि बहते हुए पानी में ही सरफेस टेंशन आता है। रुके हुए पानी में ही सरफेस टेंशन आता है, बहते हुए पानी में सरफेस टेंशन नहीं आता। समझ गए भैया। तो कह रहे भैया, ठीक है सुन लीजिए, लिक्विड एट रेस्ट बिहेव लाइक अ इलास्टिक स्ट्रेच मेम्ब्रेन। इलास्टिक मतलब क्या हुआ, देखिए भैया जब मच्छर बैठता है तो उस फिल्म की शेप क्या होती है, थोड़ी सी नीचे बैठ जाती है। आपने देखा पानी में, एकदम ग्लास का पानी लो, ग्लास में पानी एकदम पूरा फुल भर दो, ग्लास में पानी पूरा फुल भर दोगे ना तो देखो ग्लास के लेवल से ऊपर तक आता पानी कई बार थोड़ा सा। और एक चीज होती है, एक फिल्म आपको दिखेगी जो उस पूरे पानी को बहने से रोक रही है, यही वो फिल्म है, ठीक है। जैसे ही पानी कम करोगे तो फिल्म क्या होगी, नीचे हो जाएगी। तो इसका मतलब पानी अपनी, सुन लो, अगर उसके ऊपर आप ना हल्की फुल्की कोई, सुन लो, घास का तिनका रखोगे ना वो भी सपोर्ट कर लेगी। उस घास के एक कोई घास का तिनका लो, वो डाल दो उस पे, किस पे, उस फिल्म पे, तो देखोगे उस फिल्म पर वो घास का तिनका सपोर्ट कर ले रही हो, ठीक है। ज्यादा हिलाओगे तो टूट के सरफेस फिल्म फट जाएगी और वो टुकड़ा कहां चलेगा, नीचे जाएगा। तो
सुन लीजिए मेरी बात सुन लीजिए, ठीक है। तो भैया ये फिल्म ये क्या करता है भैया, ये क्या करता है, ये जो ये सरफेस टेंशन लग रहा है, ये पूरी चीज को ना कॉन्ट्रैक्ट करता है, लिक्विड को चारों ओर से क्या करता है, फोर्स लगाता है, ताकि वॉल्यूम क्या हो जाए इसका, सॉरी सरफेस एरिया क्या हो जाए, कम हो जाए। समझ गया भैया? तो वही लिखा हुआ है, लिक्विड एट रेस्ट बिहेव लाइक अ स्ट्रेच मेम्ब्रेन और इलास्टिक भी होती है। क्या होती है? जब टुकड़ा रखोगे तो थोड़ी सी मुड़ जाएगी, टुकड़ा हटाओगे तो दोबारा से क्या होगी, वैसी हो जाएगी। लेकिन टुकड़े के वजन से क्या हुई, बेंट हो गई, डिस्टॉर्ट हो गई, लेकिन टुकड़ा हटाने के साथ ही क्या हुई, अपनी शेप को रिगेन कर लिया। जो बॉडी अपनी शेप को रिगेन कर लेती है क्या क्या कहलाती है, इलास्टिक बॉडी। क्या होती है? ठीक है, मेम्ब्रेन टेंडिंग टू कॉन्ट्रैक्ट एज सो टू ऑक्यूपाई मिनिमम सरफेस एरिया। वो चारों ओर से क्या करती है, उस चीज को कॉन्ट्रैक्ट करने का प्रयास करती है, ताकि उसका सरफेस एरिया क्या हो सके, कम हो सके। सरफेस एरिया क्या हो सके, एनर्जी एनर्जी कम। आगे बढ़ू। एग्जाम्पल लिखा हुआ है, एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए। कह रहा है स्टील नीडल मे बी मेड टू फ्लोट। आप देखो स्टील की बहुत छोटी सी नीडल लो, बारीक सी नीडल लो, ग्लास में पानी भर के रखो उसमें एकदम पूरा फुल, और स्टील की नीडल को आराम से रखो, तो आप देखोगे वो सरफेस क्या करेगी, नीडल को सपोर्ट कर लेती है, वो सरफेस के ऊपर ही रहती है, बॉटम पे नहीं जाती। रीजन क्या है? क्योंकि वहां पर एक फिल्म बन चुकी है, जिसको हम क्या कहते हैं भैया, किसकी वजह से बनी है, सरफेस टेंशन की वजह से बनी है। किसकी वजह से बनी है? ठीक है। और आपको पता है भैया, पानी के डेंसिटी से बहुत ज्यादा डेंसिटी होती है स्टील की, तो उसको तो डूब जाना चाहिए, लेकिन वहां पे डूब नहीं रही। इसका मतलब क्या है भैया, किसी कोई सपोर्ट कर रहा है उसको। कौन सपोर्ट कर रहा है? सरफेस फिल्म, सरफेस फिल्म। ठीक है भैया। और किसकी वजह से बनी है? सरफेस टेंशन की वजह से। ठीक है भैया। और कह रहा है भैया, अगर फिल्म पे आप लेंथ बढ़ाओगे, देखिए गुब्बारा है, फिल्म है, गुब्बारे खींचोगे तो गुब्बारा चारों ओर से फोर्स लगाता रहता है। अगर उस पे एक लाइन खींच दो, ये क्या करो, मान लीजिए गुब्बारे की फिल्म है आपकी, ये बलून की फिल्म है, ठीक है, बलून की फिल्म पे एक लाइन खींच दो, ये खींची हुई है, तो इधर भी फोर्स लग रहा है बलून की फिल्म पे, इस लाइन पे इधर भी फोर्स लग रहा है, लग रहा है ना। तो ये लेंथ जितनी ज्यादा होगी तो फोर्स भी क्या होगा, उतना ही ज्यादा। छोटी लेंथ लोगे तो छोटी लेंथ पे छोटा फोर्स रहेगा, बड़ी लेंथ पे बड़ा फोर्स रहता है। तो ये जो फोर्स होता है, ये फोर्स क्या, फोर्स ड्यू टू, और एल क्या, लेंथ ऑफ जो आपने ड्रॉ की है। ठीक है भैया। तो लाइन फोर्स जो होता है वो लेंथ का क्या होता है, डायरेक्टली होता है। सो ये प्रोपोर्शनलिटी साइन डालने के लिए आप कांस्टेंट का यूज करते हो, दैट इज द सरफेस टेंशन। क्या है भैया? सिग्मा सरफेस टेंशन है। ये फोर्स अपॉन में लेंथ के बराबर होता है। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और लेंथ की यूनिट क्या होती है भैया, मीटर। न्यूटन पर मीटर स्केलर क्वांटिटी होती है। क्या होती है? डायमेंशन फॉर्मूला होता है mt की पावर -2। क्या होता है? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। अब आता है भैया मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन। किस वजह से आता है सरफेस टेंशन, क्यों ऑक्यूपाई, मैंने बताया ना स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए। देखिए ये कंटेनर है, क्या है ये? कंटेनर के अंदर मैंने 3 मॉलिक्यूल बना रखे हैं, ए मॉलिक्यूल, बी मॉलिक्यूल और सी मॉलिक्यूल। ए मॉलिक्यूल लिक्विड के पूरा अंदर है, क्या है? पूरा अंदर है। तो इस ए मॉलिक्यूल का जो अपर हाफ है, इस मॉलिक्यूल के अपर हाफ में जितने मॉलिक्यूल उतने क्या होंगे लोअर हाफ में। ये कौन सा स्फीयर है? स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। इसका क्या है? तो स्फीयर के अंदर अपर हाफ में जितने मॉलिक्यूल है उतने क्या है भैया, लोअर हाफ में मॉलिक्यूल है। तो ऊपर हाफ वाले इस मॉलिक्यूल को ऊपर खींचेंगे, और लोअर हाफ वाले इस मॉलिक्यूल को ऊपर। नीचे मॉलिक्यूल की संख्या क्या है, सेम है, तो इसके ऊपर नेट फोर्स क्या लगेगा, 0। ऊपर भी फोर्स उतना, नीचे फोर्स उतना, तो नेट फोर्स क्या लगेगा, 0। नेट फोर्स 0। अगर कोई बॉडी फोर्स लगा ही नहीं रही, इसका मतलब उसके पास एनर्जी, आप फोर्स लगा रहे हो तभी तो, क्यों लगा रहे हो, क्योंकि आपके पास एनर्जी है। अगर इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा ए मॉलिक्यूल के ऊपर, तो इसके पास एनर्जी नहीं है, और एनर्जी नहीं है तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, मैक्सिमम। जिसके पास एनर्जी नहीं होती उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, मैक्सिमम। हम बात करते हैं बी मॉलिक्यूल की। बी मॉलिक्यूल का देखिए सरफेस फिल्म है, क्या है ये? बी मॉलिक्यूल का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का कुछ पार्ट क्या हो रहा है, बाहर जा रहा है, और जो पार्ट बाहर जा रहा है उसमें तो मॉलिक्यूल होंगे नहीं। यानी इसके लोअर हाफ में क्या है भैया, ज्यादा मॉलिक्यूल है, अपर हाफ में क्या है, मतलब बी मॉलिक्यूल के ऊपर ऊपर की तरफ कम फोर्स लग रहा है, और नीचे की तरफ क्या लग रहा है, मतलब इसके ऊपर नेट फोर्स लग रहा है। फोर्स लग रहा है मतलब इसके पास एनर्जी भी होगी, तो स्टेबिलिटी क्या होगी इसकी, कम होगी। चलो एक मॉलिक्यूल और लेते हैं भैया, मॉलिक्यूल नंबर सी। क्या लेते हैं? इसका आधा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस अपर पार्ट वाला पूरा ही गायब है, यानी वहां पर कोई मॉलिक्यूल, लोअर हाफ में सारे मॉलिक्यूल है। सारे मॉलिक्यूल क्या करेंगे, इसको नीचे खींचेंगे, बहुत गंदी तरीके से फोर्स लगाएंगे, मतलब इसके पास बहुत ज्यादा एनर्जी है, सबसे कम स्टेबिलिटी है। तो भैया ऐसे तो सारे मॉलिक्यूल लगाते नीचे की तरफ फोर्स,
वही फोर्स जो पर यूनिट लेंथ आता है उसी को हम क्या कहते हैं भैया, सरफेस टेंशन कहते हैं। और इसी वजह से आता है आपका सरफेस टेंशन। समझ में आई बात नहीं आई? अब जरा इसको पढ़ लेते हैं एक बार, यहाँ पे लिखवा रखा है मैंने, ठीक है। ए मॉलिक्यूल की बात करता हूं, तो ए मॉलिक्यूल के बाद नेट फोर्स क्या है भैया, एनर्जी क्या है, स्टेबिलिटी क्या है। बी मॉलिक्यूल की बात करता हूं, फोर्स क्या है भैया, नीचे लग रहा है ग्रेटर देन 0, एनर्जी भी क्या है, स्टेबिलिटी क्या है, ठीक है भैया। अगर मैं बात करता हूं सी फोर्स की, सी मॉलिक्यूल की, तो फोर्स क्या लगा है इसके ऊपर, एनर्जी क्या है, स्टेबिलिटी क्या है। समझ गए भाई? अब इसी को थोड़ा लैंग्वेज में लिख देते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट है, नाउ कंसीडर मॉलिक्यूल ए। मॉलिक्यूल ए की बात करता हूं तो वो क्या है, वैलेंस साइड से लिक्विड है, उसके अपर हाफ में जितने मॉलिक्यूल है उतने क्या भैया, लोअर हाफ में ऊपर लगने वाला फोर्स नीचे लगने वाला फोर्स दोनों क्या भैया बराबर, एंड फोर्स क्या भैया 0। पढ़ देता हूं एक बार इंग्लिश में, कह रहा भैया कंसीडर मॉलिक्यूल ए वेल इनसाइड द लिक्विड, इट्स एड इज अट्रैक्टेड बाय द इक्वली इन ऑल डायरेक्शन बाय द मॉलिक्यूल्स लेइंग इन द स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, ठीक है भैया। नेट फोर्स क्या भैया 0, सच मॉलिक्यूल इज हाईली स्टेबल, थोड़ा हाईली स्टेबल लिख देना, ठीक है। नाउ कंसीडर मॉलिक्यूल बी, बी की बात करता हूं, बी मॉलिक्यूल की बात करूंगा तो भैया बी मॉलिक्यूल क्या है, सरफेस फिल्म के पास में है, इसका अपर हाफ क्या है, अपर जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है उसका अपर थोड़ा सा पार्ट क्या है बाहर है, इसलिए मॉलिक्यूल की संख्या क्या है ऊपर की तरफ कम है, नीचे की तरफ क्या है, फोर्स नीचे क्या लग रहा है, स्टेबिलिटी किसकी क्या होगी, कम होगी। अब बात करो सी की, तो सी का स्फीयर ऑफ, आधा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस क्या गायब ही है, वहां कोई मॉलिक्यूल नहीं है, सारा फोर्स कहां लग रहा है, नीचे। ये क्या है भैया, हाईली अनस्टेबल। तो यहीं तक पढ़ाया था मैंने, ठीक है। नहीं अब नहीं है कोई पेज, वही लिखा हुआ है, मतलब जो मैंने बोला ना वही सब लिखा हुआ है यहाँ पे। चलो भाई नोट्स बनाओ, तो मिलते हैं अगली क्लास में। टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपको नहीं बोल रहा, ऑनलाइन वालों को।